गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सभी अपने ट्रांसलेशन पोर्शन के अंतर्गत पिछले क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन किए थे। आज हम लोग उसी टेंस को आगे बढ़ाते हुए उसके एक्सेप्शन पोर्शन को देखेंगे। अर्थात पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत अगर वाक्य में एक कार्य का विवरण दिया गया है तो ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत दो कार्यों का वर्णन किया गया है एक ही वाक्य में तो उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। जैसे अक्सर आप लोग सुनते होंगे, घंटी बजने से पहले मैं विद्यालय पहुंच चुका था। अर्थात अब इसमें दो कार्य हो रहे हैं, एक घंटी बजने का और एक विद्यालय पहुंचने का। तो इसका ट्रांसलेशन क्या किया जाता है? हम लोग कहते हैं आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। लेकिन ये ट्रांसलेशन हुआ कैसे, ये कैसे किया जाएगा, इसी को हम लोग आज के ट्रांसलेशन पोर्शन के अंतर्गत देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि नोट के अंतर्गत इसमें पहला रूल दिया गया है। रूल क्या कह रहा है कि यदि इस टेंस के वाक्य में दो कार्य हो रहे हों, अर्थात इस टेंस का तात्पर्य क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अर्थात जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसकी बात किया जा रहा है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर दो कार्य हो रहा है तो इसको ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा वही बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जिस भाग के कार्य पहले समाप्त हो रहे हैं उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के भाग को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या कहा जा रहा है? जब दो कार्य हो रहे हैं तो जिस भाग के कार्य पहले समाप्त होंगे, अर्थात जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, और बाद में समाप्त होने वाला जो कार्य है उसका अनुवाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देखना होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे उसको आगे समझने के लिए दूसरा रूल भी देखिए। यदि वाक्य में पहले शब्द का प्रयोग हो, पहले शब्द, पहला, अब पहले का तात्पर्य क्या होता है? बिफोर। अर्थात जो आप लोग कहते हैं ना कि जैसे मैंने अभी बोला, घंटी बजने के पहले मैं विद्यालय पहुंच गया था। अब इसमें पहले वर्ड आया है, तो जब पहले वर्ड आया है तो ट्रांसलेशन कैसे होगा उससे बताया गया है। यदि वाक्य में पहले शब्द का प्रयोग हो तो पहले कार्य समाप्त होने वाले भाग को प्रिंसिपल क्लॉज और बाद में समाप्त होने वाले भाग को सबऑर्डिनेट क्लॉज में लिखते हैं। अर्थात जो कार्य पहले समाप्त होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा और जो कार्य बाद में समाप्त होगा वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है? यदि वाक्य में बाद अथवा पश्चात शब्द का प्रयोग हो, अर्थात हिंदी का जो वाक्य दिया गया है उसमें बाद शब्द आए, जैसे मान लीजिए वही वाक्य आ जाए, घंटी बजने के बाद में विद्यालय पहुंचा, तो इसमें बाद शब्द आ गया। या यही बाद के पहले हम बाद की जगह पर पश्चात भी प्रयोग कर सकते हैं। घंटी बजने के पश्चात में विद्यालय पहुंचा, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा वो तीसरे वाले रूल में बताया गया है। यदि वाक्य में बाद अथवा पश्चात शब्द का प्रयोग हो तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज तथा पहले समाप्त होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा। पिछले वाले रूल में इसी का अपोजिट था। अर्थात इसमें जैसे क्या कहा गया है कि पश्चात शब्द का प्रयोग हो तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज तथा पहले समाप्त होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जबकि पिछले वाले में क्या था? पहले समाप्त होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज और बाद में समाप्त होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसीलिए मैंने बोला कि ये इसका अपोजिट हो जाता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं रूल नंबर 4 में? तो रूल नंबर 4 में स्ट्रक्चर बताया गया है। अनुवाद बनाते समय प्रिंसिपल क्लॉज फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अब इस स्ट्रक्चर को आप लोग हिंदी में जो भी अभी आप लोग पहले बात देख रहे हैं उससे डाउट पैदा होगा। आपको सिंपल सा ये स्ट्रक्चर याद करना है। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिफोर सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म। फिर नीचे क्या कहा गया है? नीचे दिया गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म आफ्टर
सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी को हम लोग मॉडिफाई करते हुए कह दिए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर जो बीच का कंजंक्शन है, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वही चीज़ नीचे क्या आ गया, पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। तात्पर्य क्या है, आपको केवल इस स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। अगर आप स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। आप इस स्ट्रक्चर के कंजंक्शन पे जाइए। बिफोर, बिफोर का अर्थ क्या होता है, बिफोर का अर्थ होता है पहले, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जो वाक्य हिंदी का दिया गया अगर उसमें पहले शब्द का प्रयोग किया गया है तो आप पहले वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर वाक्य आ जाए, घंटी बजने से पहले मैं विद्यालय पहुंच चुका था। अब इसमें करना क्या है कि जो कार्य पहले कंप्लीट हुआ है आप उसको सबसे पहले लिखिए। तो घंटी एक तो हो रहा है घंटी बजने का कार्य और एक हो रहा है विद्यालय पहुंचने का कार्य। अब विद्यालय पहुंचने का कार्य पहले हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे क्या, विद्यालय पहुंचने के कार्य को हम लोग पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे तो हो जाएगा आई हैड रेड स्कूल, फिर बिफोर और फिर हम लिखेंगे द बेल रैंग। अब इसको भी हम लोग आगे वाले रूल से देख लेंगे। बस यहाँ पे आपको समझना क्या है कि जिस वाक्य में बिफोर पहले शब्द आया है उसका ट्रांसलेशन करने के लिए आप लोग बिफोर वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करें, और जिस वाक्य में जो हिंदी वाक्य दिया गया है उसमें पहले शब्द या पश्चात शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसमें आप लोग आफ्टर वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। अर्थात बिफोर वाले वाक्य में सबसे पहले पोर्शन को आप लोग परफेक्ट में रखेंगे अर्थात पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा पोर्शन पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। और जो वाक्य आया है जिसमें पश्चात शब्द आया है तो उसमें आप लोग नीचे वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तात्पर्य क्या है, सबसे पहले आप पास्ट इंडेफिनिट को रखेंगे, फिर कंजंक्शन जो आफ्टर है उसको रखेंगे, फिर आप पास्ट परफेक्ट अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, जैसा कि मैंने अभी बोला है, पहला एग्जाम्पल है घंटी बजने से पहले मैं विद्यालय पहुंच चुका था। अब इस वाक्य में देखेंगे दो कार्य हो रहा है, एक है घंटी बजने का कार्य और दूसरा है विद्यालय पहुंचने का कार्य। अब इन दोनों कार्यों में देखिए तो कौन सा कार्य पहले हो रहा है, क्या घंटी पहले बज रही है या पहले विद्यालय पहुंचा जा रहा है, तो पहले विद्यालय पहुंचा जा रहा है, फिर घंटी बज रहा है। अब इसमें जो बीच में वर्ड क्या है, पहले शब्द आया है। जब पहले शब्द आया है तो हमने क्या कहा, पहले का इंग्लिश होता है बिफोर, अर्थात आपको बिफोर वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। बिफोर वाले स्ट्रक्चर में क्या कहा गया है कि जो कार्य जो पहला पोर्शन होता है वो होता है परफेक्ट में और दूसरा पोर्शन पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो जो कार्य सबसे पहले हुआ है उसको आप परफेक्ट में रखेंगे। तो अब जो कार्य पहले कौन सा कार्य हुआ था, पहले एक कार्य हुआ था स्कूल पहुंचने का, विद्यालय पहुंचने का, इसका सब्जेक्ट मैं है तो लिखेंगे आप आई। फिर आपको परफेक्ट में करना है तो लिखेंगे हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पहुंचने का होता है रीच, रीच का थर्ड फॉर्म रीच, कहाँ पे, स्कूल, अर्थात पूरा वाक्य हो जाएगा आई रीड स्कूल। फिर पहले के लिए आप लोग इंग्लिश लिखेंगे बिफोर। अब क्या बजने का, घंटी, घंटी के लिए हो जाएगा द बेल, और आपको चाहिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो रिंग का हो जाएगा रैंग। पूरा वाक्य हो जाएगा आई हैड रीड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। फिर ऐसे ही आप लोग एक और वाक्य देख सकते हैं। तो दूसरा वाक्य क्या कह रहा है, घंटी बजने के बाद मैं विद्यालय पहुंचा। ऊपर वाले में पहले शब्द आया था, नीचे वाले में बाद शब्द। अब इसमें बस इसका उल्टा कर देना, आपको पहले पास्ट इंडेफिनिट लिखना है और बाद में पास्ट परफेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, अब इसको आप लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आई रीड स्कूल, और फिर बाद के लिए लिखेंगे आफ्टर द बेल हैड रैंग, द बेल हैड रंग। अब यहाँ पे बस समझने की क्या चीज़ आवश्यकता है, समझना ये है कि जिस वाक्य में पहले शब्द आया है अर्थात बिफोर वाला स्ट्रक्चर है उसमें जो कार्य पहले कंप्लीट हो रहा है हम उसको ट्रांसलेट करेंगे और उसको भी किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में हो रहा है उसको बाद में लिखेंगे और उसको हम लोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। जबकि
जिस वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आया है उसमें जो कार्य बाद में कंप्लीट हुआ है। जैसे इसमें क्या है, घंटी बजने के बाद में विद्यालय पहुंचा, अर्थात घंटी बजने के कार्य क्या हो रहा है, पहले हो जा रहा है, और विद्यालय पहुंचने के कार्य बाद में हो रहा है। लेकिन अब इसमें ट्रांसलेशन करते समय जो कार्य बाद में हो रहा है वो पहले हो जाएगा, अर्थात आई रीड स्कूल। अब चूंकि इसमें पहला कार्य किस में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो आई के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया गया है। फिर आफ्टर, और फिर दूसरा किस में जाता है, परफेक्ट में, तो हो जाएगा द विल हैड रंग। फिर ऐसे ही हम लोग का अगला वाक्य है, वर्षा होने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। फिर ऐसे ही हम लोग का अगला वाक्य है, तुम्हारे चले जाने के बाद उन्होंने हमसे बातें नहीं की। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दे डिड नॉट टॉक टू अस आफ्टर यू हैड गॉन। फिर इसके बाद से इसमें भी एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है या थोड़ा सा अपवाद है, इसको भी आप लोग देख कर समझ लीजिए। ध्यान रखें, ऐसे वाक्यों का प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय केवल प्रिंसिपल क्लॉज का ही प्रश्नवाचक या नकारात्मक बनाया जाता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तात्पर्य यह है कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ऐसा आया है जिसमें दो कार्य हो रहे हैं और वो भी इंट्रोगेटिव या निगेटिव में है, अर्थात प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य है, तो हम लोग ट्रांसलेशन करते समय केवल प्रिंसिपल क्लॉज का ही इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज का नहीं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, क्या रात होने से पूर्व वे अपना अध्ययन बंद कर चुके थे। अब इसमें ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव का है, तो हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज का ही इंट्रोगेटिव बनाएंगे, और प्रिंसिपल क्लॉज पहला क्लॉज है तो हो जाएगा हैड दे फिनिश्ड देयर स्टडी बिफोर द नाइट फेल। फिर ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्रातः काल होने से पूर्व तुम कितने पाठ पढ़ चुके थे। तो इसका ट्रांसलेशन कई तरीके से हो सकता है, जो आगे दिया गया है, हाउ मैनी लेसन हैड यू लर्नड बिफोर द डे ब्रेक, अर्थात प्रातः काल होने से पूर्व तुम कितने पाठ पढ़ चुके थे। फिर ऐसे इसका एक और ट्रांसलेशन हो जाएगा, हाउ मैनी लेसन हैड यू लर्नड बिफोर द डे ब्रोक। फिर ऐसे ही हाउ मैनी लेसन हैड यू लर्नड बिफोर इट बिकम मॉर्निंग। तो ये तीन तरीका है जिससे हम लोग इस वाक्य का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि जब वाक्य में दो कार्य हो रहा है तो आपको ध्यान कहाँ पे देना है, पहले और बाद वाले शब्द पे। पहले शब्द अगर हिंदी में आया है तो आप बिफोर वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, अगर बाद शब्द या पश्चात शब्द आया है तो आफ्टर वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। और साथ ही अगर वाक्य निगेटिव या इंट्रोगेटिव का है तो आप केवल प्रिंसिपल क्लॉज का निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, हम लोग इसके आगे क्लास में आगे के पोर्शन का अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।